हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने राउल्ट्स लॉ के बारे में पढ़ के रखा है एंड हमने जो राउल्ट्स लॉ पढ़ा था वो पढ़ा था फॉर द वोलेटाइल सोल्यूट, बराबर है, जिसमें सॉल्यूशन के जो दोनों कंपोनेंट्स थे दैट इज सोल्यूट एंड द सॉल्वेंट, ये दोनों के दोनों कैसे थे, वोलेटाइल थे। एंड उस टाइम पे आप लोगों ने उसका स्टेटमेंट देखा, उसका डेरिवेशन भी देखा एंड उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देखा। नाउ राउल्ट्स लॉ ये नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के लिए भी होता है, लेकिन नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के लिए जाने से पहले हम लोगों को यहाँ पर एंट्रेंस के हिसाब से काफ़ी अच्छा टॉपिक पढ़ना है, दैट इज़ अबाउट द आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, इसके ऊपर एंट्रेंस में क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं कि इनमें से कौन सा पेयर ऑफ सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन बनाएगा या फिर नॉन आइडियल बनाएगा। नॉन आइडियल दो टाइप के होते हैं, दैट इज़ पॉजिटिव डेविएशन वाले, नेगेटिव डेविएशन वाले। ये डेविएशन क्या है ये हम लोग समझेंगे। तो इनमें से कौन सा पॉजिटिव डेविएशन वाला होगा, कौन सा नेगेटिव डेविएशन वाला सॉल्यूशन होगा, ये सारी चीज़ें आइडेंटिफाई करने के लिए क्वेश्चन आते हैं। प्योर थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, प्योर थ्योरेटिकल टॉपिक भी है, राइट। एंड आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हम लोगों को समझना है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। नाउ आइडियल का मीनिंग आप लोगों को पता है, जो प्योरली आइडियल होगा। तो आइडियल सॉल्यूशन का मीनिंग एक्चुअली होता क्या है, तो सॉल्यूशन विच फॉलोज, सॉल्यूशन विच फॉलोज राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ over entire range of concentration, over entire range of concentration। concentration का रेंज कुछ भी हो, सारे के सारे रेंज पे ये सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है, राइट। ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहेंगे, आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे। ना सॉल्यूशन मतलब दो कंपोनेंट है, सोल्यूट एज वेल एज द सॉल्वेंट, राइट। नाउ आइडियल सॉल्यूशन की अगर हम लोग बात करते हैं गाइस, तो आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है, जो डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग होता है, इसका मतलब क्या, एंथैल्पी ऑफ द मिक्सिंग। जैसे आपके पास है सॉल्यूशन ए, आपके पास है सॉल्यूशन बी, आप इन दोनों को मिक्स करके एक नया सॉल्यूशन बनाते हो ए बी का, तो इसकी जो एंथैल्पी होगी, इसकी जो एंथैल्पी होगी, उतनी एंथैल्पी इसकी भी होगी। मतलब ऐसे केस में एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग ये आप लोगों को मिलता है ज़ीरो, क्योंकि सॉल्यूशन आइडियल है, बराबर ना। ये सॉल्यूशन कैसा बनने वाला, आइडियल। सो जितनी एंथैल्पी इनकी है उतनी एंथैल्पी इसकी भी होनी चाहिए, एंड देयरफॉर डेल्टा एच, डिफरेंस इन द एंथैल्पी, ये कैसा रहेगा, ज़ीरो रहेगा। नाउ इसके लिए एक और प्रॉपर्टी होती है कि डेल्टा वी ऑफ द मिक्सिंग, मतलब चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम ये ज़ीरो होता है। गाइस हम लोगों ने इस लेसन के स्टार्टिंग में जब कॉन्सेंट्रेशंस के ऊपर के वीडियोस को देखा था, तो आप लोगों को मैंने बताया था कि वॉल्यूम्स आर नॉट एडिटिव। मतलब ये कि 5 ml का सॉल्यूशन प्लस 5 ml का सॉल्यूशन, ये ज़रूरी नहीं कि हमेशा 10 ml अच्छा हो। ये कई केस में ग्रेटर देन 10 भी आ सकता है, कई केस में लेस देन 10 भी आ सकता है, कई केस में इक्वल टू 10 आ सकता है। लेकिन अगर आइडियल है तो आइडियल सॉल्यूशन में ये हमेशा इतना चाहेगा। मतलब ये कि आइडियल सॉल्यूशन बनाते समय हम लोग जो मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट्स यूज़ करेंगे उसमें वॉल्यूम चेंज बिल्कुल नहीं होता। ऐसे केस में एंथैल्पी ऑफ द वॉल्यूम चेंज, वॉल्यूम चेंज, चेंज इन वॉल्यूम दैट इज मिक्सिंग का, ये क्या हो जाता है, बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है। नाउ आइडियल सॉल्यूशन की खासियत क्या है, अब आइडियल सॉल्यूशन बनता क्यों है। जैसे यहाँ पे देखिए ए एक अलग है, बी अलग है, यहाँ पर सॉल्यूशन में ए बी है। तो जो इंटरैक्शंस होते हैं, अब इंटरैक्शंस कौन से होते हैं, तो सोल्यूट इंटरैक्शन, बराबर है। सिमिलरली सॉल्वेंट इंटरैक्शंस होते हैं, सॉल्वेंट इंटरैक्शंस, एंड देन सोल्यूट एंड सॉल्वेंट के बीच का इंटरैक्शन। ये जो इंटरैक्शंस होते हैं ये कंपेरेबल होते हैं, ये कंपेरेबल होते हैं, मतलब क्या, नियर अबाउट सेम होते हैं। तो ऐसे सारे के सारे कंपोनेंट्स जहाँ पर इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड इन दोनों के बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये कैसा होगा, कंपेरेबल होगा, नियर अबाउट सेम होगा। तो ऐसे केस में हमें क्या मिलेगा, सॉल्यूशन बिल्कुल आइडियल मिलेगा। हाँ ठीक है, तो इसका मतलब ये कि आइडियल सॉल्यूशन अगर है तो राउल्ट्स लॉ बिल्कुल फॉलो होगा। दैट इज राउल्ट्स लॉ के लिए टोटल प्रेशर P इज इक्वल टू क्या आएगा, PA प्लस PB आएगा।
पता है आप लोगों को पी ए का मीनिंग क्या होता है, तो पी नॉट ए इंटू एक्स ए होता है। एंड पी बी का मीनिंग क्या होता है, तो पी नॉट बी इंटू एक्स बी होता है। इसका मतलब सॉल्यूशन अगर आइडियल है तो पी ए प्लस पी बी इसका जो सम है वो हमेशा इतना आएगा, हमेशा इतना ही आएगा, पी नॉट बी इंटू एक्स बी इसके बराबर आएगा। तो ये है आइडियल सॉल्यूशन की खासियत, बराबर है। मीन्स आइडियल सॉल्यूशन के लिए अगर हम लोग वो ग्राफ की स्टडी करते हैं जो ग्राफ हम लोगों ने पहले पढ़ा था, कैसा ग्राफ पढ़ा था, बिटवीन द वेपर प्रेशर एंड द मोल फ्रैक्शन, बराबर है ना, बिटवीन द वेपर प्रेशर एंड द मोल फ्रैक्शन, इनके बीच में हम लोगों ने ग्राफ को पढ़ा था। कैसा, सपोज करिए कि x1 इज इक्वल टू 0 है, तो उस टाइम पे x2 इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो इसका मतलब ये कि यहाँ पर आप लोगों को जो वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू किसकी मिलेगी, P02 की मिलेगी, P02 की, बराबर है। क्योंकि आप लोगों को पता है हमने ये इस इक्वेशन से स्टडी किया था। देखिए x1 जब 0 रखा था, मतलब xa जब 0 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ये 0 है। एंड p की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, P0b, मतलब P02 के बराबर हो जाएगी। एंड जब हम लोग x2 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो ऐसे केस में x1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा गाइस, 1 हो जाएगा। तो ऐसे केस में अब आप लोगों के सामने जो वेपर प्रेशर मिलेगा वो क्या हो जाएगा, P01 हो जाएगा। एंड इन दोनों का सम जब हम लोग करते हैं, इन दोनों का जब हम लोग सम करते हैं तो P इज इक्वल टू P1 प्लस P2, दैट इज नथिंग बट P0A इंटू एक्स ए प्लस P0B इंटू एक्स बी आएगा। तो ये जो सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन कैसा है, बिल्कुल 100% आइडियल सॉल्यूशन है। ये सॉल्यूशन कैसा है, बिल्कुल 100% आइडियल सॉल्यूशन। दिस इज P2 एंड ये क्या हो जाएगा, P1 हो जाएगा। तो गाइस ये चीज़ क्लियर है। नाउ आइडियल सॉल्यूशंस को हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, अब ये सवाल आता है। ये तो इनकी प्रॉपर्टीज़ हो गई। आइडियल सॉल्यूशंस के अगर हम लोग एग्जांपल्स को देखें तो सारे के सारे डाइल्यूट सॉल्यूशंस, मतलब ये कि सिर्फ डाइल्यूट सॉल्यूशंस ही आइडियल बिहेव करते हैं। प्रैक्टिकली कोई भी सॉल्यूशन बिल्कुल आइडियल नहीं होता, बट सर्टन कंडीशन में वो आइडियल के समान बिहेव करता है। ठीक वैसे जैसे आप लोगों ने आइडियल बिहेवियर ऑफ द गैसेस के बारे में पढ़ के रखा था, बराबर है ना, आइडियल बिहेवियर ऑफ द गैसेस के बारे में हम लोगों ने पढ़ के रखा था। अब इसमें एग्जाम्पल कैसे होते हैं, इसमें एग्जाम्पल बहुत सारे होते हैं। मैं आप लोगों को एग्जाम्पल की लिस्ट दे रहा हूँ, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन, ठीक है। देन इसके अलावा क्लोरोइथेन प्लस ब्रोमोइथेन, और भी कई सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, दैट इज क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन। देन इसके अलावा बेंजीन प्लस टॉलिन, ये जो सॉल्यूशन है ये सॉल्यूशन भी आइडियल बिहेवियर करता है गाइस। सिमिलरली ब्रोमोइथेन क्लोरोइथेन हो गया, इसके अलावा ब्रोमोइथेन आयोडोइथेन ये भी है। तो सर इतने सारे एग्जाम्पल हैं, हम लोग याद कैसे रखें। अब वो टाइम आ गया कि हमें एक ट्रिक के बारे में समझना है, राइट। क्योंकि आइडियल सॉल्यूशन तो खैर हम लोग देखते ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आइडियल सॉल्यूशन की कंडीशन को जरा आप लोग सोचिए, ये एन हेक्सेन है, ये एन हेप्टेन है, ये 6 कार्बन वाला अल्केन, ये 7 कार्बन वाला अल्केन है। मतलब इसे आइडेंटिफाई करने के लिए एक ट्रिक ऐसी है कि देयर इज नो लार्ज डिफरेंस इन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोकार्बन पार्ट, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। देखिए 6 कार्बन 7 कार्बन ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 2 कार्बन 6 कार्बन बेंजीन की रिंग, यहाँ पर 6 कार्बन 7 कार्बन बेंजीन की रिंग, और बेंजीन के ऊपर CH3। आपको पता है बेंजीन ये कंपाउंड होता है एंड टॉलिन का मतलब होता है ये कंपाउंड। यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ये इथेन होता है। एंड ये जनरली हमें कब मिलता है, इसमें दूसरी पॉइंट हम लोग याद रख सकते हैं कि बोथ कंपोनेंट्स आर वेरी लेस पोलर
या फिर यू कैन से नॉन पोलर। नॉन पोलर जल्दी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। प्योरली नॉन पोलर ये पेयर, ये भी पेयर प्योरली नॉन पोलर, ये पोलर है लेकिन इनका क्लास कैसा है, सेम है। तो गाइस आइडियल सॉल्यूशंस मतलब ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जो एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन पे किसे फॉलो करते हैं, राउल्ट्स लॉ। ऐसे सॉल्यूशन को मिक्स करते समय एंथैल्पी ऑफ द मिक्सिंग क्या होता है, जीरो होता है। वॉल्यूम चेंज ऑफ द मिक्सिंग क्या होता है, बिल्कुल जीरो होता है। एंड आइडियल सॉल्यूशंस हमें क्यों मिलते हैं, क्योंकि सोल्यूट सोल्यूट, सॉल्वेंट सॉल्वेंट एंड सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन बिल्कुल सिमिलर टाइप के होते हैं, बराबर है। एंड आइडियल अगर है तो वो इक्वेशन जो था राउल्ट्स लॉ ये फॉलो होगा, मतलब P इज इक्वल टू हमेशा PA प्लस PB होता है। एंड PA क्या होता है, P नॉट A इंटू XA, PB क्या होता है, P नॉट B इंटू XB। तो ये राउल्ट्स लॉ की कंडीशन को जब फॉलो करता है कोई सॉल्यूशन, तो उस सॉल्यूशन को हम लोग कौन सा सॉल्यूशन कहते हैं, आइडियल सॉल्यूशन। क्लियर है आइडियल सॉल्यूशन के बारे में, बस इतना ही हम लोग आइडियल सॉल्यूशन के बारे में याद रखेंगे। अब समझते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। अब आप लोगों ने आइडियल सॉल्यूशन को समझ लिया, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन को समझना बहुत ही सिंपल होगा। अब जरा सोचिए, हम लोगों ने आइडियल सॉल्यूशन को क्या कहा था, ऐसा सॉल्यूशन कहा था जो कि एंटायर रेंज पे राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेगा। नॉन आइडियल सॉल्यूशन का मतलब क्या हो जाएगा, ऐसा सॉल्यूशन विच डू नॉट फॉलो राउल्ट्स लॉ, विच डू नॉट फॉलो राउल्ट्स लॉ entire range of concentration over entire range of concentration, entire range of concentration पे ये राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करता। आइडियल सॉल्यूशन में हम लोगों ने कहा था कि एंथैल्पी ऑफ द मिक्सिंग ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ पे जीरो रहेगा क्या, बिल्कुल नहीं, मतलब जीरो से ज़्यादा भी रह सकता है, जीरो से कम, दोनों पॉसिबिलिटी है, दो वैल्यू है ना। सिमिलरली हम लोगों ने कहा था कि वॉल्यूम चेंज ऑफ द मिक्सिंग ये कितना रहता है, जीरो, किसके लिए, आइडियल के लिए। लेकिन नॉन आइडियल के लिए रहेगा क्या, नहीं, कम भी रहेगा या फिर ज़्यादा रहेगा। तो सर अगर एंथैल्पी ऑफ द मिक्सिंग की बात करते हैं एंड वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग के बारे में सोचते हैं, वॉल्यूम चेंज ऑफ मिक्सिंग के बारे में सोचते हैं, तो इससे हम लोग अंदाज लगा सकते हैं कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो टाइप के हो सकते हैं। एक ऐसा जिसमें ये दोनों वैल्यू जीरो के ऊपर हो जाए, एंड एक टाइप का ऐसा जिसमें ये दोनों वैल्यू जीरो के नीचे हो जाए। फिर हमने आइडियल सॉल्यूशन में ये भी तो कहा था कि सर वहाँ पर सोल्यूट सोल्यूट, सॉल्वेंट सॉल्वेंट एंड सोल्यूट सॉल्वेंट के इंटरेक्शंस कैसे थे, कंपेरेबल थे। यहाँ पर क्या, या तो वीक रहेंगे या फिर स्ट्रॉन्ग रहेंगे, दोनों पॉसिबिलिटी है, जी हाँ। एंड उसके हिसाब से हम लोग नॉन आइडियल सॉल्यूशंस को दो टाइप में डिवाइड करते हैं, जिसमें पहला जो टाइप होता है वो हम लोग ऐसे कहते हैं, दैट इज नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस showing positive deviation from Raoult's law, positive deviation from Raoult's law। देखिए ये एक तरीका हो गया, तो फिर दूसरा तरीका क्या निकल के आएगा, दूसरा टाइप क्या हो जाएगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोविंग नेगेटिव डेविएशन। अब इस केस में आपको क्या मिलती है, इसकी प्रॉपर्टीज देखिए। इस केस में आप लोगों को एंथैल्पी चेंज ऑफ द मिक्सिंग ये हमेशा क्या मिलेगा, ग्रेटर देन जीरो मिलेगा, पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन जीरो। सिमिलरली इसी के लिए वॉल्यूम चेंज ऑफ द मिक्सिंग ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन अब सवाल ये आता है कि सर ये हमें पता कैसे चलेगा, ये मिलेगा कब, ये हमें तब मिलता है जब ए बी इंटरेक्शंस, इसे मैं ए बी इंटरेक्शंस कहता हूँ। ए बी इंटरेक्शंस मतलब ए और बी के बीच में ये जो ए बी इंटरेक्शंस होते हैं, दीज आर वीकर एज कंपेयर टू द ए इंटरेक्शंस एंड बी इंटरेक्शंस। देखिए समझने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश। क्या है, ए और ए के बीच में इंटरेक्शन होता है, जी हाँ। बी और बी के बीच में इंटरेक्शन होता है। सॉल्यूशन जब बनेगा तो ए और बी के बीच में इंटरेक्शन होगा। अब ए और बी के बीच में अगर इंटरेक्शन होगा तो वो इंटरेक्शन वीक हो सकता है, स्ट्रॉन्ग। अगर वीक होगा तो सर अगर वो वीक होगा तो ऐसे केस में वो जल्दी वेपराइज हो जाएगा, क्योंकि जल्दी टूटेगा, जल्दी वेपराइज होगा। जल्दी वेपराइज होगा सर मतलब ज़्यादा वेपर्स बनेंगे, हाँ ज़्यादा वेपर्स बनेंगे मतलब उनका वेपर प्रेशर ज़्यादा आएगा। हाँ जो नॉर्मल वैल्यू है, आइडियल वैल्यू जो है
उसके मुकाबले इनका वेपर प्रेशर क्या मिलेगा, हमें काफ़ी ज़्यादा मिलेगा, बिल्कुल ज़्यादा मिलेगा। मीन्स अगर हम लोग उसी ग्राफ की स्टडी करते हैं जो कि आप लोगों को आइडियल के केस में मिला था, तो ऐसे सॉल्यूशन के लिए कैसा ग्राफ मिलेगा जिसमें डेविएशन पॉजिटिव टाइप का होगा, तो सर ये ऐसा मिलेगा। देखिए ज़्यादा, देखिए ये वैल्यू ज़्यादा हो गई, सिमिलरली ये वाली वैल्यू भी क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। एंड टोटल प्रेशर क्या रहेगा, टोटल प्रेशर भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोविंग पॉजिटिव डेविएशन होगा ऐसा। मतलब ये सर कि इस केस में, इस सॉल्यूशन के केस में हमें क्या मिलेगा, इस सॉल्यूशन के केस में हमें ये मिलेगा कि P विल बी ग्रेटर देन PA प्लस PB। जी हाँ, इसका मतलब ये कि P नॉट A, ये जो PA है इट विल बी ग्रेटर देन दिस वन, एंड P नॉट B है, सॉरी PB जो है इट विल बी ग्रेटर देन P नॉट B इंटू XB। ये होगा मतलब ये कि PA प्लस PB विल बी ग्रेटर देन P नॉट A इंटू XA प्लस P नॉट B इंटू XB। जी हाँ। अब सर ये तो इनकी प्रॉपर्टीज मिल गई। हाँ, इनके एग्जाम्पल्स कैसे, इनके एग्जाम्पल्स से पहले आप लोगों को मैं कुछ ट्रिक देता हूँ, इन्हें याद कैसे रखना है, क्योंकि इसी के ऊपर आप लोगों को क्वेश्चन मिलेगा गाइस, क्वेश्चन इसी के ऊपर मिलेगा। आपको कहेगा कि इनमें से कौन सा पॉजिटिव डेविएशन दिखाएगा, कौन सा निगेटिव डेविएशन दिखाएगा। तो इसके लिए आप लोगों को डिफरेंस क्या मिलता है, ट्रिक क्या मिलती है। एक, देयर इज अ ग्रेटर डिफरेंस इन हाइड्रोकार्बन पार्ट। हाइड्रोकार्बन पार्ट में आप लोगों को ज़्यादा डिफरेंस मिलता है, ये आप लोग ढूंढ सकते हो, देखने से पता चल जाता है। दूसरा चीज़ यहाँ पर आपको मिलता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन एनी वन ऑफ द कंपोनेंट। देखिए दो कंपोनेंट में से एक कंपोनेंट में क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलेगा, दो में से एक में, दोनों के बीच में नहीं मिलेगा, दोनों के बीच में मिलेगा तो इंटरेक्शन स्ट्रांग होगा, यहाँ पे नहीं रहेगा वो। दो में से एक के केस में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप लोगों को डेफिनेटली मिलेगा। एंड अगर हम लोग तीसरे टाइप के बारे में सोचते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को जो मिलता है वो मिलता है गाइस, दैट इज मोस्टली अल्कोहल्स। हमें मोस्टली अल्कोहल्स मिलते हैं, ठीक है। कार्बन डाइसल्फाइड मिलता है एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये कॉमन है। इसके अलावा एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म भी मिलता है, लेकिन वो कम मिलता है। मोस्टली अल्कोहल मिला, मतलब कैसा सॉल्यूशन बनाएगा, ऐसा सॉल्यूशन जो कि पॉजिटिव डेविएशन दिखाएगा। एंड यहाँ पर जो नॉन पोलर पार्ट है, नॉन पोलर पार्ट में भी मॉलिक्यूलर वेट में डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा होता है। अब इसके एग्जाम्पल्स ढेर सारे हो सकते हैं, आपको ये ट्रिक याद रखनी है। देखिए मैं एग्जाम्पल की लिस्ट बना रहा हूँ, क्या आप लोग बगैर उसे देखे हुए याद रख सकते थे, नहीं। ढेर सारे एग्जाम्पल हैं, देखिए जैसे H2O प्लस C2H5OH मतलब अल्कोहल, दैट इज H2O प्लस CH3OH। देन इसके अलावा H2O प्लस ईथर। अब यहाँ पर मोस्ट कॉमन ईथर जो होता है वो ये होता है डाई इथाइल ईथर, आप लोग डाई मिथाइल ईथर भी ले सकते थे। इसके अलावा देखिए H2O प्लस क्लोरोफॉर्म, ये हो सकता है गाइस। इसके अलावा अल्कोहल दैट इज C2H5OH प्लस क्लोरोफॉर्म, CH3OH प्लस क्लोरोफॉर्म हो सकता है, CHCl3। इसके अलावा अगर कभी C2H5OH प्लस साइक्लोहेक्सेन आ जाए तो, साइक्लोहेक्सेन आ जाए तो एन ब्यूटेन, ये सारे एग्जाम्पल्स है, बराबर याद रखेंगे, ठीक है। एन ब्यूटेन प्लस एन हेप्टेन, देखिए मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा फर्क है, 4 कार्बन 3 कार्बन है। इसके अलावा भी आप लोग दे सकते हैं, इसके अलावा कार्बन डाइसल्फाइड वाला बाकी है ना, CH3OH प्लस CCl4, CH3OH प्लस CS2 कार्बन डाइसल्फाइड। एंड इसके अलावा कार्बन डाइसल्फाइड प्लस एसीटोन, कार्बन डाइसल्फाइड प्लस बेंजीन, ये भी अगर आ जाए तो, कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस बेंजीन अगर आ जाए तो, ऐसे ढेर सारे, कितने सारे एग्जाम्पल हम लोग याद रख सकते हैं क्या, नहीं। तो फिर इजीली कैसे याद रखेंगे,
कॉमन कंडीशन क्या है, दो में से एक अल्कोहल होगा, दो में से एक अल्कोहल होगा, या फिर दो में से एक कार्बन डाइसल्फाइड होगा, या फिर दो में से एक क्या होगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड होगा। इस टाइप के जो सॉल्यूशंस होते हैं ये हम लोगों को पॉजिटिव डेविएशन दिखाते हैं फ्रॉम द रावर्ट्स लॉ। क्या दिखाते हैं, पॉजिटिव डेविएशंस फ्रॉम द रावर्ट्स लॉ दिखाते हैं। तो ये सॉल्यूशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, क्लियर है, लेकिन किस टाइप के, शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द रावर्ट्स लॉ। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन में दूसरा टाइप जो होता है वो हम लोग ऐसे दे सकते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोविंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द रावर्ट्स लॉ। ठीक है, ये दूसरा टाइप। कई जब हम लोगों ने पढ़ा था नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोविंग पॉजिटिव डेविएशन, तो उसकी कंडीशन को बस उल्टा करके देखिए। ये ऐसे सॉल्यूशन रहेंगे जिसमें डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग ये क्या रहेगा, ये 0 से कम रहेगा। डेल्टा वी ऑफ द मिक्सिंग इसके लिए क्या रहेगा, 0 से कम रहेगा। हम लोगों ने पॉजिटिव डेविएशन वाले सॉल्यूशन में ये कहा था कि ए और बी का जो इंटरेक्शन होता है वो काफ़ी कम होता है। यहाँ पर क्या रहेगा, ए और बी का इंटरेक्शन जो होगा वो ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू द इंटरेक्शन बिटवीन ए एंड बी इंटरेक्शंस। क्यों ऐसा, क्योंकि अब आप लोग ज़रा सोचिए, इन दोनों में अगर अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है तो इसका मतलब ये दोनों के दोनों काफ़ी ज़्यादा बाइंडेड है, बराबर है। अगर ये बाइंडेड है तो ये जल्दी इवॉपरेट होंगे क्या, नहीं। अगर ये जल्दी इवॉपरेट नहीं होंगे तो इसका मतलब ये गिवन टेम्परेचर पे ज़्यादा वेपर्स बनाएंगे क्या, नहीं। ये ज़्यादा वेपर्स अगर नहीं बनाएंगे तो इनका वेपर प्रेशर ज़्यादा आएगा क्या, नहीं आएगा। मतलब जो आइडियल वैल्यू है उससे भी इनका वेपर प्रेशर क्या आ जाएगा गाइस, कम आ जाएगा। जी हाँ, यहाँ पर P इट विल बी लेस एज कम्पेयर टू क्या हो जाएगा, P1 प्लस P2, बराबर है। या फिर आप लोग कह सकते हो PA एंड PB। एंड यहाँ पर जब हम लोग PA की बात करेंगे तो PA इज लेस दैन P0 A इंटू XA एंड PB विल बी लेस दैन एज कम्पेयर टू P0 B इंटू XB। मतलब ये कि PA प्लस PB will be less as compared to P0 A into XA plus P0 B into XB। होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ पर ये इंटरेक्शंस आप लोगों को याद रखने हैं। मतलब ये कि इनका जो वेपर प्रेशर है, ये वेपर प्रेशर कैसा रहने वाला है गाइस, कम रहने वाला है ना। तो इनका वेपर प्रेशर अगर कम रहने वाला है एज कम्पेयर टू द आइडियल बिहेवियर, तो आपके पास तो ये आइडियल बिहेवियर है। अब कम रहेगा इसका मतलब क्या, कम रहेगा मतलब ये देखिए, ये आइडियल से कम हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। ये आइडियल से कम हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। ये भी आइडियल से कम। एंड ये देखिए, ये टोटल वेपर प्रेशर भी क्या हो गया, आइडियल से कम हो गया। तो ऐसे केस में आप लोग समझ सकते हैं कि ये जो सॉल्यूशंस है, ये सॉल्यूशंस कौन से टाइप का डेविएशन हमें देंगे, निगेटिव टाइप का डेविएशन। एंड निगेटिव टाइप का डेविएशन अगर दिखाना है तो सोल्यूट सॉल्वेंट इनके बीच का जो इंटरेक्शन है, ये इंटरेक्शन कैसा होना चाहिए, तगड़ा होना चाहिए। अब यहाँ पर इसके भी ढेर सारे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे, ढेर सारे एग्जाम्पल। लेकिन आप लोगों को मैं पहले ट्रिक दूंगा कि कैसे आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को पता चलता है कि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन ए एंड बी। देखिए, पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि ए या फिर बी के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, लेकिन यहाँ पर ए और बी दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। मेनली ये एसिडिक एंड बेसिक का मिक्सचर आप लोगों को मिलता है, मेनली एसिडिक एंड बेसिक का मिक्सचर मिलता है। देखिए, फिर इसमें क्या होते हैं, इसमें हैलो अल्केन्स होते हैं प्लस कंपाउंड्स कंटेनिंग ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन एक्सेप्ट अल्कोहल्स। ये याद रखेंगे यहाँ पर, क्योंकि अल्कोहल्स कहाँ पे थे, पॉजिटिव डेविएशन में थे। एंड इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो इसमें इन्वॉल्व होते हैं एसिड्स। अब एसिड्स मतलब क्या, तो इनऑर्गेनिक एसिड जैसे HCl, H2SO4 या फिर HNO3, इवन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक एसिड्स जिसमें COOH ग्रुप प्रेजेंट होता है। ये
तो ये सारे के सारे ऐसे मिक्सचर्स हैं जो आपको डेविएशन कौन सा दिखाएंगे, निगेटिव डेविएशन। अब इसके एग्जांपल देखिए, इसके एग्जांपल आप लोग दे सकते हो H2O प्लस HCl, H2O प्लस HNO3, H2O प्लस H2SO4, ये देखिए। देन इसके अलावा H2O प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर क्लोरोफॉर्म भी आता है, एसीटोन भी आता है। कई सारे एग्जाम्पल है, लिस्ट है मेरे पास, देता हूँ मैं आप लोगों को, बहुत सारे एग्जाम्पल है गाइस। एनिलीन प्लस एसीटोन, ये भी इसमें इंक्लूड होता है। देन इसके अलावा वाटर प्लस एसीटोन, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है। देन इसके अलावा फिनॉल प्लस एनिलीन, फिनॉल प्लस एनिलीन भी है, फिनॉल प्लस एनिलीन। देन इसके अलावा क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला CH-Cl3 होता है, एसीटोन का फॉर्मूला CH3COCH3 होता है। इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल आप लोग दे सकते हैं, इजीली आप लोग आइडेंटिफाई करके देंगे। देखिए इतने सारे एग्जाम्पल लर्न करके जाना पॉसिबल नहीं होता, बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता। एंड हर साल नए तरीके से क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन रिपीट थोड़ी होगा, क्वेश्चन का टाइप रिपीट होगा लेकिन एग्जाम्पल रिपीट होगा क्या? नहीं। तो ऐसे केस में आपको प्रिपेयर्ड रहना है, इन ट्रिक्स के साथ चले जाइए, आप लोगों का काम बन गया। कहेगा कि ये 4 सॉल्यूशंस है, सॉल्यूशन के पेयर्स है, इनमें से कौन सा पॉजिटिव डेविएशन दिखाएगा या फिर कौन सा निगेटिव डेविएशन दिखाएगा फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर, आप लोग इस ट्रिक के द्वारा एकदम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो ये है आइडियल सॉल्यूशन एज वेल एज नॉन आइडियल सॉल्यूशंस को आइडेंटिफाई करने का तरीका। गाइस अब एक थियोरेटिकल टॉपिक को समझते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एजियोट्रोपिक मिक्सचर। एजियोट्रोपिक मिक्सचर इज ऑल्सो कॉल्ड एज कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। देखिए इनके नाम से इनका मीनिंग हमें समझ में आता है, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। अब ये कैसे होगा? सपोज करिए कि मेरे पास 2 कंपोनेंट्स हैं A एंड B, इन दोनों को मैं मिक्स करता हूँ तो ऑब्वियसली ये क्या बन गया? सॉल्यूशन बन गया। तो ये अगर सॉल्यूशन बन गया तो इसकी सारी प्रॉपर्टी हम लोग स्टडी कर सकते हैं डेफिनेटली। लेकिन ये एजियोट्रोप कब बनाते हैं? ये ऐसा सॉल्यूशन होता है जैसे आप लोग इसे अगर बॉईल करते हो, देखिए ईच एंड एवरी लिक्विड हैज़ इट्स ओन बॉइलिंग पॉइंट, है ना। A का प्योर बॉइलिंग पॉइंट देखे, प्योर A का बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा, प्योर B का बॉइलिंग पॉइंट देखे अलग होगा। लेकिन ये जो मिक्सचर है, ये मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट सेम होता है, बॉइल्स एट अ सेम टेम्परेचर है। मज़ेदार ट्विस्ट है। ऐसे जो सॉल्यूशंस होते हैं इन्हें हम लोग एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स कहते हैं या फिर कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स कहते हैं। एंड ये जब आ जाते हैं, ये जब बन जाते हैं, तो ऐसे केस में इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हम लोग A और B को सेपरेट कर सके। इनका सॉल्यूशन में भी कंपोजिशन सेम होता है एंड इनका वेपर में भी कंपोजिशन बिल्कुल सेम होता है। अदरवाइज क्या, 2 लिक्विड्स हैं तो दोनों को हीट करिए, जिसका बॉइलिंग पॉइंट जल्दी आएगा वो वेपराइज होकर निकल जाएगा। लेकिन ये ऐसा मिक्सचर बन जाएगा कि बॉइलिंग पॉइंट किसी का भी है, दोनों साथ में जाएंगे, मतलब दोनों का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। तो ऐसे जो मिक्सचर्स होते हैं या फिर ऐसे जो सॉल्यूशंस होते हैं इन्हें हम लोग एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स कहते हैं। एंड ये जो एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स होते हैं ना, ये आप लोगों को 2 टाइप के मिलते हैं। ये जो एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स होते हैं गाइस, इन्हें हम लोग एजियोट्रॉप्स कहते हैं। ये हमें 2 टाइप के मिलते हैं। एक होता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। एंड दूसरा जो होता है ये होता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। इसका मतलब क्या? देखिए समझने की कोशिश करिए, कहीं इसका रिलेशन राउल्ट्स लॉ के साथ तो नहीं है। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का मतलब क्या कि इंडिविजुअल, इन दोनों के इंडिविजुअल बॉइलिंग पॉइंट से कम पे ये क्या हो जाएगा? बॉइल होगा। एंड ये कब बॉइल होगा? इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर के टेम्परेचर पे ये बॉइल होगा। नाउ मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स मतलब बॉइलिंग पॉइंट कम कब मिलता है? ऐसे सॉल्यूशन के केस में विच शोज पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशंस फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। जितने भी सॉल्यूशन है, अब एग्जांपल याद रखना, आपकी जवाबदारी। देखिए जितने भी ऐसे सॉल्यूशंस हैं
जो राउल्ट लॉ से पॉजिटिव डेविएशन दिखाते हैं वो सारे के सारे मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स बन जाते हैं। एंड ऐसे सारे के सारे सॉल्यूशंस दैट शोज नेगेटिव डेविएशन, दैट शोज नेगेटिव डेविएशंस फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द राउल्ट्स लॉ, ये सारे के सारे क्या हो जाते हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉफ। मतलब एक चीज़ की तरफ ध्यान देखिए, ऐसे सॉल्यूशंस, ऐसे नॉन आइडियल सॉल्यूशंस जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, उनका बॉइलिंग पॉइंट उनके इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के बॉइलिंग पॉइंट के मुकाबले कम होगा। यहाँ पर क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। जैसे यहाँ पर अगर हम लोग एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो एग्जाम्पल इस कैटेगरी में हम लोग दे सकते हैं, मिनिमम बॉइलिंग कैटेगरी में, दैट इज इथेनॉल वाटर सिस्टम। इथेनॉल प्लस H2O का मिक्सचर, जब हम लोग शुगर को फर्मेंट करते हैं तो उनमें से इथेनॉल एंड वाटर बन जाता है। एक स्टेज ऐसी आ जाती है जब हम लोग इथेनॉल को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट करते हैं तो इसमें 95% इथेनॉल रहता है, 95% इथेनॉल, एंड बाकी बचा 5% क्या रहेगा, H2O रहेगा। तो ये आप लोगों को मिलता है एजियोट्रॉप। अब इसमें से आप कितना भी कोशिश कर लीजिए, ये 5% वाटर जो है ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं किया जा सकता, ये कोई दूसरी मेथड से हमें सेपरेट करना पड़ेगा, राइट। और इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ये पानी और इथेनॉल के बॉइलिंग पॉइंट्स के मुकाबले कम रहेगा, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप में एग्जांपल देखें तो हम लोग एग्जांपल दे सकते हैं नाइट्रिक एसिड प्लस वाटर सिस्टम का, राइट। ये देखिए आप लोग सोच सकते हैं, जो हमने एग्जांपल कहा था पॉजिटिव डेविएशन, हाँ अल्कोहल प्लस वाटर है, हाँ एसिड प्लस वाटर है, निगेटिव डेविएशन बिल्कुल है, डेफिनेटली है। इसमें जब इसका कंपोजिशन 68% होता है एंड पानी का कंपोजिशन 32% आता है, तो ऐसे केस में हम इन्हें सेपरेट नहीं कर पाएंगे एंड इनका बॉइलिंग पॉइंट ये इंडिविजुअल नाइट्रिक एसिड के बॉइलिंग पॉइंट या फिर पानी के बॉइलिंग पॉइंट के मुकाबले ज़्यादा मिलेगा, इसलिए ये क्या बन जाता है, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बन जाता है। एंड ये एक छोटा सा टॉपिक था एंट्रेंस के लिए। गाइस हम लोगों ने जब राउल्ट्स लॉ पढ़ा था तो सिर्फ एक ही टाइप के सॉल्यूशन के लिए पढ़ के रखा है, हमने दूसरे के लिए पढ़ा ही नहीं था, जबकि मैंने बताया था कि ओलेटाइल सोल्यूट्स के केस में भी पढ़ना है एंड नॉन ओलेटाइल सोल्यूट के केस में भी पढ़ना है। अब हम लोग धीरे धीरे चलेंगे राउल्ट्स लॉ की तरफ फॉर नॉन ओलेटाइल सोल्यूट, लेकिन उससे पहले हमें कुछ डेफिनेशन एंड टर्म्स को समझ के रखना है, जिसमें से एक टर्म जो है वो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। इस लेसन का सिस्टमेटिक नाम ही यही था ना, सॉल्यूशंस एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। सिंपली सॉल्यूशंस हम लोग कहते हैं, लेकिन सॉल्यूशंस की कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी हमें पढ़नी होती है। अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का मीनिंग एक्चुअली होता क्या है, द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉल्यूशन, द physical properties of a solution whose values depends only on the number of solute particles in the solution and not on their nature। देखिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए अलग से पढ़ेंगे, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स का मीनिंग आपने अच्छे से पढ़ के रखा है, आयोनिक इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम लोगों ने पढ़ा था। द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए सॉल्यूशन हुज वैल्यू is depend only on the number of solute particles and not on the nature of the solute particle, it is called as colligative properties। हम चार टाइप की कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं गाइस, जिसमें पहला जो होता है ये है वेपर प्रेशर लोअरिंग, वेपर प्रेशर लोअरिंग, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ते हैं। दूसरी जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है एलिवेशन इन अ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरी जो होती है यह होती है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन अ फ्रीजिंग पॉइंट।
डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। एंड चौथी जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है ये हम लोग पढ़ते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर एट वेपर प्रेशर लोअरिंग को आप रिप्रेजेंट करते हो बाय डेल्टा पी। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बाय डेल्टा टी बी। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बाय डेल्टा टी एफ। एंड ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बाय पाई। ये चार कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को डिफाइन करके तो ऐसा क्वेश्चन स्टेट बोर्ड में भी आ सकता है एंड उनके एग्जाम्पल भी तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो डेफिनेशन मिल गई, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कौन से है ये नाम भी पता चल गया। अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ते समय सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए, तो सॉल्यूशन जो होना चाहिए ये होना चाहिए सिर्फ डाइल्यूट, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन जिनका कॉन्सेंट्रेशन 0.2 मोलर से भी कम का होता है। ऐसे सॉल्यूशन जिनमें कॉन्सेंट्रेशन 0.2 मोलर से भी कम आता है या फिर इससे भी कम आता है, ऐसे केसेस में हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की स्टडी काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं। राइट, इससे ज़्यादा अगर कॉन्सेंट्रेशन आ जाए तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की स्टडी हम लोग नहीं कर सकते। तो डेफिनेशन क्लियर है और इनके नाम पता चल गए। गाइस अब चलते हैं वेपर प्रेशर लोअरिंग की तरफ। इसके बारे में थोड़ा सी हिंट मैंने दिया था शायद प्रीवियस वीडियो में। वेपर प्रेशर लोअरिंग ये क्या होता है? वेपर प्रेशर लोअरिंग को आप लोग रिप्रेजेंट करते हो बाय डेल्टा पी। हम लोगों को एक चीज़ अच्छे से पता है कि वेपर प्रेशर ये लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है ना। सोचिए गाइस, सपोज करिए कि आपके पास एक प्योर लिक्विड है, प्योर लिक्विड कोई भी होगा, प्योर लिक्विड है एंड इस कंटेनर को मैं कर देता हूँ क्लोज। तो एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर यहाँ पर क्या डेवलप हो जाएंगे? वेपर्स हो जाएंगे। एंड जब ये वेपर्स, वेपराइजेशन, इवोपरेशन जिसे हम लोग कहते हैं, एंड कंडेंसेशन दोनों इक्वल हो जाएंगे, तब यहाँ पर क्या डेवलप हो जाएगा? इक्विलिब्रियम आएगा। एंड इक्विलिब्रियम पे ये जो वेपर्स है, इन वेपर्स का जो प्रेशर है इस लिक्विड की सरफेस के ऊपर, इसे आप लोग क्या कहते हो? वेपर प्रेशर। ये आप लोगों को पता है। अब ये प्योर लिक्विड का है तो इसे हम लोग कह देते हैं P01। ठीक है, इसे हम लोग क्या कह देते हैं? P01। जरा सोचिए, मैंने इसी लिक्विड के अंदर अगर कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल दिया, कोई नॉन वोलेटाइल नॉन आयोनाइजेबल सोल्यूट हमने इसमें डिजोल्व किया, तो अब क्या होगा? सॉल्यूशन बन गया, बराबर है, सॉल्यूशन बनेगा, डेफिनेटली बनेगा। लेकिन इस सॉल्यूशन में देखिए, ये जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं, इस सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के इस सरफेस पे सारे के सारे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स नहीं रहेंगे। अब क्या हो जाएगा? थोड़े से कौन रह जाएंगे? सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स। जब सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स रहेंगे तो यहाँ से सॉल्वेंट का वेपराइजेशन रुक जाएगा, यहाँ से हो सकता है। अब आप लोग जरा सोचिए, इस केस में मतलब सॉल्यूशन के केस में क्या ज़्यादा वेपर प्रोड्यूस हुए? नहीं, ज़्यादा वेपर प्रोड्यूस नहीं हुए। इसका मतलब यहाँ पे ज़्यादा वेपर प्रेशर भी बनेगा क्या? नहीं बनेगा। नाउ इफ हम लोगों को यहाँ पर वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट ओवर द सॉल्यूशन, जिसे हम लोग आगे हर बार यही कहेंगे वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को अगर मैंने रिप्रेजेंट किया बाय P1 से, तो आप लोग ऑब्वियसली बता सकते हैं कि सर यहाँ P01 विल बी ग्रेटर देन क्या होगा? P1। एंड इसका मतलब इन दोनों के बीच में डिफरेंस है इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है? P01 माइनस P1 का। एंड ये जो डिफरेंस है इसे हम लोग कहते हैं डेल्टा पी। गाइस, डेल्टा पी का मतलब क्या? वेपर प्रेशर लोअरिंग। तो फिर वेपर प्रेशर लोअरिंग क्या है? ऐसा डिफाइन करके दो, 1 मार्क का क्वेश्चन या 2 मार्क का क्वेश्चन पूछा तो वेपर प्रेशर लोअरिंग इज द डिफरेंस बिटवीन द, ये डिफरेंस है, इज द डिफरेंस बिटवीन द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कहेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड दैट ऑफ द सॉल्वेंट ओवर द सॉल्यूशन। या फिर आप लोग कह सकते हैं कि वेपर प्रेशर लोअरिंग इज द डिफरेंस बिटवीन द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट एंड वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। इसे आप लोग कहेंगे वेपर प्रेशर लोअरिंग। क्लियर है गाइस, वेपर प्रेशर लोअरिंग। देन इसके बाद हम लोग चलते हैं रावल्ट्स लॉ की तरफ। राइट, रावल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, फॉर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट।
अब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को हम लोग डिजोल्व करेंगे सॉल्वेंट में, मतलब ये कि सॉल्वेंट वोलेटाइल होगा। हाँ, तो ऑब्वियसली ये जो लॉ होगा, ये लॉ किसके ऊपर अप्लीकेबल होगा? सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के लिए लागू होगा, है ना। अब इस लॉ का कहना क्या है? तो इट स्टेट्स दैट द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ solvent in the solution containing or solution of non-volatile solute is equal to the vapor pressure of a pure solvent multiplied by its mole fraction, देखिए क्या कहता है रॉबर्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, हमें ये कह रहा है कि इट स्टेट दैट द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। अब पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट का मतलब होता है P1, बराबर है। पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड मल्टीप्लाइड बाय इट्स मोल फ्रैक्शन। मतलब ये मैथमेटिकली अगर देखा जाए तो P1 इज इक्वल टू P01 इंटू x1। क्यों? क्योंकि P1 वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट हो गया, बराबर है। P01 इट इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड x1 इट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट होता है। मीन्स गाइस, अगर हम लोग इसके लिए ग्राफ को प्लॉट करके देखें, देखिए इसके लिए अगर मैं ग्राफ बनाता हूँ दैट इज वेपर प्रेशर एंड यहाँ पर लेता हूँ मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट लेता हूँ, मतलब x1। तो x1 इज इक्वल टू 1 या फिर x1 इज इक्वल टू 0। तो x1 इज इक्वल टू 0 है एंड जब x1 इज इक्वल टू 1 है तो आप लोगों को स्ट्रेट लाइन मिलेगा ऐसे, ये हो जाएगा P01, एंड जब x1 इक्वल टू 1 रहेगा तो P1 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? P01 बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? ये है रॉबर्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। अब इसे मॉडिफाई करते हैं फॉर बाइनरी सॉल्यूशन। ये इक्वेशन नंबर 1 बना देता हूँ। फॉर बाइनरी सॉल्यूशन पता है x1 प्लस x2 कितना होता है? 1 होता है एंड देयरफॉर x1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 माइनस x2। देखिए x2 सोल्यूट आ गया भैया। सॉल्यूशन बनाओगे तो सॉल्वेंट एंड सोल्यूट भी तो आना चाहिए। यहाँ पे तो सिर्फ सॉल्वेंट है, हमें तो सोल्यूट भी लाना पड़ेगा। आ गया। फॉर बाइनरी सॉल्यूशन x1 प्लस x2 क्या होता है? 1 एंड हेंस x1 इज इक्वल टू क्या? 1 माइनस x2। सो देयरफॉर इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा? P1 इज इक्वल टू P01 इंटू 1 माइनस x2 दैट इज इक्वल टू P01 माइनस P01 इंटू x2 हो जाएगा। इसे अगर ठीक से अरेंज करें तो ये क्या बन जाएगा? P01 माइनस P1 इज इक्वल टू P01 इंटू x2 बनेगा। अब आप लोग सोचिए ये क्या होता है? डेल्टा P है, डेल्टा P। तो डेल्टा P इज इक्वल टू क्या आ गया? P01 इंटू x2 आ गया आपके पास ये वाला इक्वेशन दैट इज डेल्टा P इज इक्वल टू P01 इंटू x2। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, हम लोगों ने इसका नाम कहाँ लिखा था मतलब सर बोर्ड पे लिखा था? नहीं, मैंने इसका नाम लिखा था कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की लिस्ट के अंदर, पहली वाली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है सर? ऐसी प्रॉपर्टी जो कि नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर डिपेंड करती है। हाँ, नंबर ऑफ मोल्स मोल फ्रैक्शन के साथ रिलेटेड होता है। देखिए डेल्टा P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया x2 के साथ एंड हेंस यू कैन से दैट डेल्टा P इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। CP लिख रहा हूँ, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर है? तो ये है रॉबर्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट एंड यहाँ पर साबित कर दिया कि डेल्टा P क्या है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं दैट इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। गाइस स्टेट बोर्ड के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, छोटा सा है।
अब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता क्या है, ये देखिए मैं लिख रहा हूँ, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर is the ratio of vapor pressure lowering to the vapor pressure of pure solvent, vapor pressure of pure solvent। देखिए क्या लिखा है मैंने, इट इज द रेशियो, मतलब क्या, ये है ये रेशियो, किसका रेशियो, वेपर प्रेशर लोअरिंग, क्या है वेपर प्रेशर लोअरिंग, डेल्टा पी, डेल्टा पी अपॉन क्या, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ये हो गया रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, मीन्स ये आप लोगों के सामने आ गया रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, है ना, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, अब आप लोग जरा सोचिए डेल्टा पी का मीनिंग क्या होता है गाइस, डेल्टा पी का मतलब होता है P01 माइनस P1 होता है, एंड डेल्टा पी थोड़ी देर पहले आप लोगों ने देखा था कि डेल्टा पी अपॉन P01 दैट इज P01 अपॉन P1 डिवाइडेड बाय P01, ये हो गया रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, किसके बराबर आया था, x2 के बराबर आया था, आया था कि नहीं आया था, आया था, क्योंकि डेल्टा पी दैट इज व्हाट, ये P01 माइनस P1 आया था ना, डेल्टा पी इज इक्वल टू किसके बराबर था, P01 इंटू x2 के बराबर, सो देयरफॉर P01 माइनस P1 अपॉन P01 इज इक्वल टू x2। तो अब यहाँ पर एक और चीज़ मिलती है, ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो गया, हो गया रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये मोल फ्रैक्शन के ऊपर डिपेंड हो गई, तो ये अगर मोल फ्रैक्शन के ऊपर डिपेंड हो गई तो क्या ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं हुई, क्या हो गई। एक चीज़ याद रखेंगे, वेपर प्रेशर लोअरिंग ये भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी, एंड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ये भी क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। गाइस इसके बाद हमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डेरिवेशन की तरफ चलना है, जिसकी हेडिंग हम लोग देते हैं दैट इज मोलर मास ऑफ सोलूट, ऑफ नॉन वोलेटाइल सोलूट, ठीक है, मोलर मास ऑफ सोलूट फ्रॉम वेपर प्रेशर लोअरिंग, वेपर प्रेशर लोअरिंग। हालांकि यहाँ पर हम लोग इस्तेमाल करते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का। अब ये डेरिवेशन हम लोगों को कैसे मिल सकता है, ये हम लोग समझते हैं। ये कैसे, आपको पता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज रिलेटेड टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलूट होता है कि नहीं होता, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलूट बाय द इक्वेशन रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, मतलब क्या, डेल्टा पी अपॉन P01, ये किसके साथ रिलेटेड होती है गाइस, x2 के साथ रिलेटेड होती है, ऐसा हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ ही लिया था, बराबर है। चलिए मैं इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ, वेयर डेल्टा पी का मतलब क्या हो गया, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, P01 का मतलब क्या होता है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, x2 का मतलब क्या होता है, इट इज़ द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलूट। अब आप लोग जरा सोचिए x2 का मीनिंग क्या होता है, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, रेशियो होता है, किसका, नंबर ऑफ मोल्स का, किसके नंबर ऑफ मोल्स, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है वो, एंड टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलूट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलूट हो जाएगा। ये जो रेशियो है, इस रेशियो को आप लोग क्या कहेंगे, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलूट कहेंगे। नाउ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग अप्लाई करते हैं फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। सोचिए जरा, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन N1 इज फार फार ग्रेटर देन N2, होता है कि नहीं होता, डेफिनेटली होता है, एंड हेंस N1 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है, सॉल्यूशन डाइल्यूट है तो सोलूट काफ़ी कम है, देयरफॉर यू कैन से दैट के N1 प्लस N2 इट इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू क्या मान लेंगे हम लोग, N1 मान लेंगे।
मान लेंगे। सो देयरफॉर वी कैन राइट x2 इज इक्वल टू n2 अपॉन n1, मान सकते हैं। दिस इज सपोज इक्वेशन नंबर 2। तो अब हमारे पास कंडीशन क्या आ चुकी है, दैट इज डेल्टा p अपॉन p01 इज इक्वल टू x2 इज इक्वल टू n2 अपॉन n1 आ सकता है। क्लियर यहाँ तक। अब मैं एक सॉल्यूशन बनाता हूँ। कंडीशन देखिए, लेट W2 ग्राम ऑफ सोलूट having molar mass m2 is dissolved in W1 gram of solvent having molar mass m1। मैंने एक सॉल्यूशन बना दिया। कैसा सॉल्यूशन, जिसमें W2 ग्राम सोलूट W1 ग्राम सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया, लेकिन W2 ग्राम सोलूट का मोलर मास कितना लिया, m2, एंड W1 ग्राम सॉल्वेंट का मोलर मास हम लोगों ने कितना लिया, m1। तो ऐसे केस में देयरफॉर n2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास अपॉन मोलर मास, दैट इज W2 अपॉन m2, एंड n1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो सर मास अपॉन मोलर मास, मतलब ये। सो देयरफॉर आप लोग समझ सकते हैं कि डेल्टा P अपॉन P01 इज इक्वल टू n2 अपॉन n1 जो हमने लिया, क्या ये ऐसे नहीं होगा, W2 अपॉन m2 डिवाइडेड बाय W1 अपॉन m1 होगा। नाउ यहाँ पर देखिए, इसे हम लोग रीअरेंज कर रहे हैं। डेल्टा P अपॉन P01 इज इक्वल टू W2 इंटू m1 डिवाइडेड बाय m2 इंटू W1। देखिए यहाँ पर अगर आपके पास सारी की सारी टर्मिनोलॉजी है एक्सेप्ट m2, तो हम लोग m2 डिटरमाइन कर सकते हैं ना, मोलर मास डिटरमाइन कर सकते हैं। देयरफॉर m2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m2 इज इक्वल टू W2 इंटू m1 डिवाइडेड बाय W1। इसे यहाँ पे भेज दो, ये हो गया डेल्टा P और ये चला गया P01, राइट। इट इज़ नथिंग बट m2 इज इक्वल टू W2 इंटू m1 इंटू P01 डिवाइडेड बाय W1 इंटू P01 माइनस P1। होता है कि नहीं होता, ये सोचिए। तो ये है एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन, इसके ऊपर हमें एंट्रेंस में भी कैलकुलेशंस के बारे में पूछे जाते हैं। क्लियर है गाइस ये डेरिवेशन। गाइस अब हमने जो डेरिवेशन डिराइव करके देखा है उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स हैं। मैंने 2 न्यूमेरिकल्स लिए हैं, बाकी न्यूमेरिकल्स आपके नोट्स में एज अ होमवर्क रहेंगे। देखते हैं इन्हें क्या कहता है इन न्यूमेरिकल्स का कहना। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क के लिए स्टेट बोर्ड के लिए होंगे एंड एंट्रेंस में 4 मार्क के लिए होंगे। देखिए, अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 394 ग्राम ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इन 622 ग्राम ऑफ वाटर। द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज फाउंड टू बी 30.74 mmHg at 30 degree Celsius. If vapor pressure of water at 30 degree Celsius is 31.8 mmHg, what is the molar mass of the solid? न्यूमेरिकल ठीक से पढ़िए और आइडेंटिफाई करिए क्या क्या आपके पास गिवन है। W2 मास ऑफ सोल्यूट है, क्या है 394 ग्राम। W1 मास ऑफ वाटर है सॉल्वेंट 622 ग्राम। आपके पास m1 आ गया क्योंकि सॉल्वेंट कौन है, वाटर है। तो सॉल्वेंट वाटर है तो इसका मोलर मास क्या होता है, 18 ग्राम पर मोल होता है। ठीक है। देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन मतलब क्या, P1 कितना है 30.74 mmHg। देन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर मतलब P01 ये कितना है 31.8 mmHg है। क्या फाइंड आउट करने के लिए कहाँ है गाइस, m2 कर सकते हैं क्या, डेफिनेटली। क्या रिलेशन हमने पढ़ा है, P01 माइनस P1 डिवाइडेड बाय P01 इज इक्वल टू W2 इंटू m1 डिवाइडेड बाय m2 इंटू W1। सो देयरफॉर m2 इज इक्वल टू क्या होगा, m2 इज इक्वल टू अरेंज करने जाए तो W2 इंटू m1 डिवाइडेड बाय W1 इंटू P01 माइनस P1 और ये न्यूमरेटर में आ गया P01। वैल्यूज है आपके पास, देखिए 394 इंटू 18 इंटू 31.8 डिवाइडेड बाय W1 कितना है 622 इंटू 31.8 माइनस
30.74 करिए। अब आपका काम चालू हो गया। कैलकुलेट करके चेक करेंगे तो आप लोगों को इसका मोलर मास मिलता है 342 ग्राम पर मोल के आसपास। चेक करेंगे, इस तरीके से मोलर मास निकालने के लिए कहा जाता है, राइट। अब इस न्यूमेरिकल को देखिए क्या कहता है, द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस इज 17 mmHg। व्हाट इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें कहा है कंटेनिंग 2.8 ग्राम यूरिया, सोल्यूट का नाम है, इन 50 ग्राम वाटर। देखिए आपके पास क्या है, क्या W2 है कितना है 2.8 ग्राम, कौन है यूरिया है, मतलब M2 है, मोलर मास ऑफ यूरिया। यूरिया क्या होता है NH2CO NH2, इसका मोलर मास निकालते हो तो ये 60 ग्राम पर मोल मिलता है। फिर वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर आप लोगों को मिला है, आपके पास M1 भी है क्योंकि सॉल्वेंट क्या है पानी है, तो 18 ग्राम पर मोल। चलिए ये वाली वैल्यू भी फाइंड आउट करते हैं। देन P01 आपके पास कितना है 17 mmHg। क्या फाइंड आउट करने के लिए कहा है, W1 भी तो है, W1 कितना है 50 ग्राम वाटर। क्या फाइंड आउट करने के लिए कहा है P1, है ना। आपके पास फॉर्मूला क्या है, P01 माइनस P1 डिवाइडेड बाई P01 इज इक्वल टू W2 इंटू M1 डिवाइडेड बाई M2 इंटू W1। अब आप लोग अरेंज करते जाइए। P01 कितना है 17 माइनस P1 डिवाइडेड बाय 17 इज इक्वल टू W2 कितना 2.8 है, देन M1 कितना 18 है, डिवाइडेड बाय M2 कितना है 60 है, इंटू W1 कितना है 50 है। ठीक है, यहाँ पर 17 माइनस P1 देखिए, ये 17 यहाँ चला गया, 2.8 इंटू 18 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 50 एंड इट इज़ मल्टीप्लाइड बाय 17। अब इसका आंसर अगर हम लोग चेक करें, आप लोगों को इसका आंसर जो मिलता है वो मिलता है 0.2856, मतलब क्या, ये 17 माइनस P1। तो यहाँ से आप लोग P1 कैसे फाइंड आउट करोगे जरा सोचिए। तो ये 17 माइनस दिस वैल्यू 0.2856, जिसका आंसर अगर आप लोग चेक करते हैं तो गाइस 16 पॉइंट समथिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। तो ये आंसर आप लोगों को मिलता है 16.7144। चेक करेंगे, ये हो सकता है आगे पीछे। प्रेशर चेक किया mmHg में आएगा P1। इस तरीके से ये न्यूमेरिकल सॉल्व करके देना था। तो वेपर प्रेशर लोअरिंग से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए आप लोगों ने दो टाइप के फॉर्मूले पढ़ लिए, M2 निकालने के लिए एज वेल एज P1। आप लोगों को ऐसा न्यूमेरिकल दिया जा सकता है ज़्यादा से ज़्यादा कि W निकाल के दो, W2 दैट इज़ वेट ऑफ सोल्यूट, या फिर आपको कहेगा कि डेल्टा P निकाल के दो, क्योंकि यही फॉर्मूला ऐसा है ना, डेल्टा P अपॉन P01 है ये फॉर्मूला, दैट इज W2 इंटू M1 डिवाइडेड बाय M2 इंटू W1। आप लोगों को अगर डेल्टा P निकालने के लिए कहा तो क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे, W2 M1 M2 इंटू W1 मल्टीप्लाइड बाय P01। क्या P01 नहीं निकल सकता? अगर डायरेक्ट कहेगा कि डेल्टा P इतना है, ये सारी वैल्यू है, तो आप लोग P01 निकाल सकते हैं, इसे इधर भेज देंगे, ये सारी टर्म यहाँ पर आ जाएगी। तो इतनी पॉसिबिलिटी के न्यूमेरिकल्स आपके सामने आ सकते हैं, आपको उसके लिए प्रिपेयर रहना है। ठीक है।